किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ने हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन। और फ़ोन इन कार्यक्रम का जो विषय है वो हमेशा हम मौसम, परिस्थिति और समय के अनुसार उसका चुनाव करे हैं। और आज का जो फ़ोन इन कार्यक्रम का विषय है वो है मूंग की वैज्ञानिक खेती। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर आराधना बाली जी को। आप जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं सस्य विज्ञान केंद्र KVK यमुनानगर में। और किसान भाई जो हैं वो विषय से संबंधित ही प्रश्न करें। जिस विषय में आज का विषय रखा गया है मूंग की वैज्ञानिक खेती, तो उससे संबंधित ही प्रश्न जो है हमारे किसान भाई पूछें। और जो प्रश्न पूछने हैं उसके लिए जो दूरभाष नंबर है भाइयों वो है 221 322। और जो भाई कुरुक्षेत्र से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं या मोबाइल से फ़ोन कर रहे हैं तो कुरुक्षेत्र का STD कोड भी लगाना पड़ेगा। और कुरुक्षेत्र का STD कोड है भाइयों 01744 और दूरभाष नंबर है 221322। और डॉक्टर आराधना बाली जी से बातचीत कर रहे हैं हमारे रिसाला भाई, तो ले चले भैया ने सीधा स्टूडियो। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सबन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और इस दिन भाई हम बात कर रहे हैं फ़ोन इन पे। और फ़ोन इन में जो है हम विषय लेके आए हैं आज वो रहेगा कि मूंग की वैज्ञानिक खेती पे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर आराधना बाली, जिला विस्तार विशेषज्ञ, सस्य विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र यमुनानगर। तो आज हम उनसे जानकारी लेंगे कि मूंग की वैज्ञानिक खेती कैसे करते हैं, उसके क्या फ़ायदे रहते हैं। किसान भाई देखते हैं कि जो दलहनी फसल मूंग है उसकी बिजाई में किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इन सारी बातों लेकर हम बात करेंगे डॉक्टर आराधना बाली से। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरे हृदय की गहराइयों से नमस्कार करती हूँ। डॉक्टर आराधना बाली जी, जैसे कि जानते हैं कि जो मूंग की फसल है उसके लिए क्या उचित समय रहेगा, इस विषय में जो जानकारी है आप हमें दें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जैसे कि बात की आपने कि मूंग आप जो आकाशवाणी में यहाँ रखते हैं समय के अनुकूल करते हैं जी, जो ये समय है वो बहुत ही अनुकूल है इस विषय पे बात करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारा जितना भी पूर्वी उत्तर ये हरियाणा का क्षेत्र है, हमारे लिए धान गेहूँ फसल बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ के किसानों के लिए जी। और जब हम धान गेहूँ की बात करते हैं तो बहुत ही सटीक फसलें हैं और हमारी धरती से बहुत सारे उपजाऊ क्षण खाद्य पदार्थ वो भूमि से लेते हैं, तभी वो अच्छे से निकल के आते हैं। और आजकल खेती एक व्यवसाय का माध्यम बना है, तो किसान ज़रूर ये कोशिश करते हैं कि जब भी उन्हें समय मिले वो कोई अतिरिक्त फसल अगर ले पाएँ तो बहुत ही बेहतरीन बात होगी। और बहुत ही अनुकूल बात रहेगी अगर हम इसमें फसल विविधीकरण की बात करें कि जब हम धान गेहूँ की बात कर रहे हैं उसके अलावा किसानों का रुझान बाकी फसलों की तरफ भी जा रहा है जी। देखिए, किसानों का ऐसा रहता है कि अगर उनको कोई फसल ऐसी होगी जिसमें उपज अच्छी है और जिसमें उनको मुनाफा अच्छा मिल जाएगा और बिक जाएगी, तो किसान किसी भी फसल को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अभी जो भी किसान हैं जिनके खेतों में सरसों लगी थी, जिनके अभी गन्ना लगा था, जिनकी कटाई हुई है, जिनके खेत अभी मार्च के महीने में खाली हो गए हैं और आगे वो जो आपका खरीफ का सीज़न आएगा उसमें चाहे वो धान लगाने की सोच रहे हैं या मक्का लगाने की सोच रहे हैं, तो उनके पास अभी जो 2-2.5 महीने का समय है जी, वो उसको बहुत ही अनुकूल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एक छोटी अवधि की फसल लेके।
डॉक्टर साहब, जैसे कि देखते हैं कि जो किसान भाई हैं उसको फसल चक्र के रूप में हम मूंग की फसल ले सकते हैं, या ये समझे कि जो हरी खाद है उसके रूप में भी हम जो है ना मूंग की फसल ले सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। हरी खाद के रूप में हम ढांचा है जो हम लेते हैं अधिकतर, लेकिन मूंग अपने आप में एक ऐसी हरी खाद है जिसमें आप उपज भी ले सकते हैं और उसको हरी खाद के लिए भी ले सकते हैं। मूंग उसके अलावा माश की भी फसल है, वो भी दलहनी फसल है। मूंग या माश दोनों फसलें हैं जो आप हरी खाद के रूप में ले सकते हैं, लेकिन पहले आप उसकी फली ले लेंगे जो आपको उपज के रूप में मिल जाएगी, और फिर उसको आप ज़मीन में जब उसको बुआई कर लेंगे तो आपको हरी खाद के रूप में निकल के आएगी। जी। मूंग की मैं आपकी बात करूं, जो अभी ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है हमारा, ज़ैद सीज़न हम इसको बोलते हैं खेती की भाषा में। ये ग्रीष्मकालीन समय में आपको किसान ऐसी फसल की खोज में रहते हैं, ऐसी किस्म की खोज में रहते हैं जो आपको 60-65 दिन में पक के तैयार हो जाए, ताकि वो मानसून सीज़न का भरपूर फ़ायदा उठा के, चाहे वो धान की तरफ जाए या मक्की की तरफ जाए, वो लगा सकते हैं, उनके पास समय मिल जाए। और मूंग की बात करूँ, और जो आज मैं किस्म बताने वाली हूँ वो जी डॉक्टर साहब, देखिए जो मूंग की फसल है, अगर हम किस्मों की बात करें कि किसान भाई को ऐसी कौन सी किस्में ले ताकि वो अच्छी पैदावार भी दे सके और किसान भाई का फायदा भी हो सके, तो कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं? जी, मैं आपको बताऊं, मूंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है MH 421, मूंग हरियाणा 421, जो हमारे विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की निर्मित किस्म है। ये किस्म की खासियत ये है कि आपको 60 दिन में पक के ये तैयार हो जाएगी, और फली इसकी जितनी भी निकल के आएगी वो एक ही बारी में निकल के आएगी, जिसको हम सिंक्रोनस मैच्योरिटी कहते हैं, कि आपको बार बार फली नहीं करनी है। जी, कई बार तो देखते हैं डॉक्टर साहब, जो फलियां है ना उसको तोड़ते रहते हैं, तो हरी जो होती हैं, उसके बाद साथ तोड़ी, उसके बाद फिर से जो है ना वो काली ओर जाने जाती है, उसके बाद फिर तोड़ते हैं, बार बार ऐसे जो है ना चक्कर चलता रहता है। जी, इस किस्म की खासियत ये है कि इसकी सिंक्रोनस मैच्योरिटी मतलब एक ही बारी में सारी फसल पक के तैयार हो जाएगी। दूसरी खास बात इस किस्म की ये है कि बहुत सी बीमारियों से अवरोधी है। जैसे ना मूंग में सबसे बड़ी समस्या रहती है येलो मोज़ाइक वायरस। ये एक वायरस आता है इसमें, उसके लिए ये बहुत पीला रतुआ नहीं, पीला रतुआ गेहूं में रहता है। एक वायरस आता है इसमें मूंग में जी, पीला, इसमें येलो मोज़ाइक वायरस आता है जो सफ़ेद मक्खी से पनपता है जी। ये किस्म उसके लिए अवरोधी है। दूसरा, इसमें एक बीमारी आती है, पत्तों पर धब्बे आ जाते हैं, उसके लिए ये अवरोधी है जी। एक इसमें झुलसा रोग आता है हमारी मूंग में, उसके लिए भी ये किस्म अवरोधी है। और ख़ास बात इस किस्म की ये है, ये किस्म आपको ग्रीष्मकालीन समय में भी ले सकते हैं। ये किस्म आप मानसून जो खरीफ सीज़न है, अगर आप किसी किसान भाई को या बहन को उस समय भी मूंग लगानी है, उस समय भी ले सकते हैं। और अगर बात करूं दूसरी किस्म की, तो हमारे पास MH 1142 है। वो किस्म आप अभी नहीं ले सकते ग्रीष्मकालीन में, वो आप सिर्फ खरीफ सीज़न में ले सकते हैं जी। और अगर कोई किसान भाई मूंग के अलावा माश लगाने की सोच रहा है तो वो T9 वैरायटी है, किस्म है, जिसको वो ले सकते हैं अभी। या फिर वो उड़द हरियाणा 1 है, UH1 है, वो उसको ले सकते हैं। दोनों ये सारी किस्में जो हैं हमारी मूंग की, माश की, मैंने दोनों इसलिए बताई हैं कि अगर कोई किसान भाई मूंग के अलावा माश की भी, क्योंकि दोनों का सारा जो लगाने का तरीका है, खाद है, बीमारी है, वो बराबर है, बस किस्म का नाम अलग है जी। तो आपके माध्यम से श्रोताओं को मैं दोनों किस्मों के बारे में बताना चाहूँगी। दूसरा एक बात रहती है ग्रीष्मकालीन समय में और जो हमारा खरीफ का सीज़न आता है, एक फ़र्क रहता है, बीज दर का फ़र्क रहता है प्रति एकड़। अभी हमें बीज दर जो है वो 10 से 12 किलो लेना पड़ता है जी। और ग्रीष्म जब हमारा खरीफ सीज़न आएगा तब हमारा बीज दर जो होता है वो 6 से 8 किलो रहता है। कारण ये है कि अभी जब हमारा मानसून सीज़न नहीं है, बारिशें, हम पानी भी कम लगाते हैं इनमें, मूंग में, दलहनी फसलों में, और सूखी हवाएं चल रही हैं, इसलिए पूरी तरीके से उसका जमाव हो, इसलिए बीज दर थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है जी। और 1 एकड़ की बात करूँ तो अभी ये 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ ये किस्म जो है आपको पैदावार देती है और मानसून में जाके ये पैदावार बढ़ती हुई 8 क्विंटल तक चली जाती है। ये औसतन पैदावार है जी। औसतन पैदावार का मतलब है कि ऑन एन एवरेज इतना तो ले ही लेंगे, अच्छी मैनेजमेंट के साथ आप उसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी 1 एकड़ में इसकी पैदावार जो है 4 से 5 क्विंटल है। डॉक्टर आराधना जी, जैसे कि देखते हैं कि जो किस्में हैं, किसान भाई चुनाव कर लेता है किस्मों का, लेकिन वो किस्में जब खेत में अपने डालता है या उसको बोता है तो उसमें सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? बीज उपचार करना पड़ेगा या उसको ऐसे ही सीधा जब बीज लेके आते हैं ऐसे ही डालना पड़ेगा? जी, बहुत ज़रूरी बात है ये, खास तौर पे दलहनी फसलों के लिए। वैसे तो आपको बीज उपचार सभी फसलों में करना बहुत ही अनिवार्य रहता है, क्योंकि बीज उपचार से हम बहुत सारी बीमारियों का रोकथाम करते हैं जी। और जब हम दलहनी फसलों की बात करते हैं, इसमें खास तौर पे आप देखें कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में आपको गांठें मिलेंगी। जी बिल्कुल। वो जो गांठें हैं वो ये क्या काम करती हैं कि एक मित्र कीट है राइजोबियम। जी बिल्कुल। अगर उनके साथ उसका उपचार किया जाए तो वो हमारे वायुमंडल में, देखिए हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे ही वायुमंडल में नाइट्रोजन है और किसान नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से खेती में देते हैं, सभी फसलों को देते हैं। हमारे वायुमंडल में वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वो राइजोबियम कीट क्या करता है कि हवा से, वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को लेके आपकी जड़ों की गांठों तक पहुंचाता है जी। और बदले में पौधा अपनी जड़ों में उसको संरक्षण देता है, उसको घर बनाने की जगह देता है। इस तरीके से डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हाँ जी ज़रूर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? मैं बीडमनी से बोल रहा जी। क्या नाम जी? से नाम क्या जी? मेरा कुलवंत सिंह है जी। अच्छा, क्या पूछना चाहोगे? सर डॉक्टर साहब, जैसे मूंग में फली आती है जी, तो उस टाइम सूखा लगता है मूंग में जी जी। तो पल्स में पानी देते हैं ना, फिर उसको और भी फटाव आता है और फिर वो आगे पीछे होती है। जी, आपका सवाल तो बहुत ही सटीक है जी। देखिए, जैसे अभी मैं बात कर रही थी, किस्म की बात आती है, जो इसमें हमारी दलहनी फसलों में किस्में रहती हैं। कोई कोई किस्म ऐसी रहती है जो बार बार फली देती है और कोई कोई किस्म ऐसी रहती है जो एक ही बारी में पूरी आपकी पकाई के टमे एक ही समय में सारी पक जाएगी। तो ज़रूर ये कोशिश कीजिए। आजकल देखिए किस्मों की भरमार है, आपको बहुत अच्छी किस्में मिल जाएंगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप अभी अगर नहीं बुआई की है, आज का समय बहुत अनुकूल है इसको लगाने के लिए, MH 421 का चयन कीजिए। उसमें आपको एक ही बारी में फली सारी पक के मिलेगी और आपको बार बार ये जो समस्या है ये उसमें नहीं आएगी। ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू जी। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे कि बीज उपचार की बात उपचार कर रहे थे। हाँ जी, एक तो अभी एक सवाल आया, उसी से बताना मैं ज़रूरी चाहूँगी कि मार्च का पूरा महीना जो है वो इसके लिए जमाव के लिए बहुत ही उपयुक्त है। सभी किसान भाइयों से अपील है कि मार्च के बाद जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके बाद जब फसल पकने पे आएगी तब कहीं ना कहीं मानसून सीज़न जो है, हमारा बारिशों का सीज़न टकराता है। जी बिल्कुल। जब फसल पकने वाली होगी, बारिश हो जाएगी तो आपको नुकसान मिलेगा। कई बार देखते हैं ना डॉक्टर साहब, जब पानी आएगा तो कहते हैं भी उगड़ गए, तो हाँ जी, जैसे चने लेते हैं या मूंग लेते हैं तो उसके जो है ना वो खराब हो जाती है फसल पानी आने से। इसलिए मार्च का पूरा महीना उपयुक्त समय है आप बिजाई के लिए। मार्च में ही आप बिजाई करें। अब मैं बीज उपचार की बात कर रही थी। इसमें बीज उपचार में जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है, दोनों एक ऐसे संगठन में रहते हैं राइजोबियम कीट। उसके लिए उपचार करने के लिए बहुत सरल तरीका है। सबसे पहले आप एक साफ बाल्टी लें, उसमें आपका जो बीज दर जैसे मैंने बताया 10 से 12 किलो रहेगा इस समय, तो आप बीज एक साफ बाल्टी में डाल दीजिए और आप 200 ml पानी यानी कि 2 बड़े कप पानी का ले लें अलग से, और उसमें 50 ग्राम गुड़ मिला लें। अगर गुड़ मिलने में आसानी नहीं हो रही तो हल्का सा पानी को गुनगुना कर लें ताकि गुड़ अच्छे से मिल जाए जी। जैसे ही वो गुड़ उसमें मिल जाएगा तो उस बीज के ऊपर इस गुड़ वाले पानी को डाल दीजिए और एक राइजोबियम कीट आता है, मतलब वो टीका आता है राइजोबियम का, वो टीका 50 ml का होता है। वो 50 ml का टीका ऊपर से डाल दीजिए और इन सब को आप अपने हाथों से मिला लीजिए। इससे क्या रहता है, गुड़ से क्या रहता है कि वो बीज चिपचिपा हो जाता है और वो जो कीट जो हमने राइजोबियम का टीका है वो सबके साथ चिपक जाएगा। जी बिल्कुल। उसके बाद आपने साफ पराली पे या पन्नी पे छाया में बीज को फैला के सुखाना है और 2-3 घंटे के बाद आपने बीज बुआई कर देनी है। ये कीट क्या करेगा, पहले तो उसमें बनेगा और उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि अपने आप को बढ़ाएगा जी। और आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ ये होगा, आप देखेंगे सभी किसान भाई इस चीज़ को मानते भी हैं कि आपका जो खाद्य पदार्थ है दलहनी फसलों में उनकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। और जो राइजोबियम के माध्यम से आप नाइट्रोजन इसमें डालते हैं, यूरिया जो आप नेचुरली इसमें दे रहे हैं, कुदरती दे रहे हैं, तो आपको इसमें डालने की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा कम है। आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगी कि बिजाई के समय आपने 15 किलो नाइट्रोजन यूरिया डालना है, 15 किलो, क्योंकि शुरुआत में जब तक वो कीट अपने आप को बनाता तैयार करता तो आपको शुरुआत में जो उसको बढ़ाव के लिए चाहिए यूरिया, तो वो आप 15 किलो देंगे। साथ ही साथ आप इसमें 2 कट्टे सिंगल सुपर फॉस्फेट जो आप सुपर के नाम से जानते हैं, प्रचलित है ये किसानों के बीच में, उसका इस्तेमाल करेंगे। उससे देखिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, लाभ होता है। मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि हम फास्फोरस जो है वो DAP के माध्यम से देते हैं, जिसको किसान भाई आम भाषा में डाया भी बोलते हैं। जी बिल्कुल। और डाया के अलावा एक दूसरा सोर्स जो स्रोत है वो है सुपर, जो वैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट है लेकिन किसानों की भाषा में वो इसको सुपर कहते हैं जी। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि एक तो DAP की कॉस्ट भी ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है, सुपर की कीमत कम है, लेकिन सुपर में लाभ ज़्यादा है क्योंकि सुपर में आपका
एक कट्टा, इसलिए सुपर का हमेशा दुगनी आपको जो है वो मात्रा डालनी पड़ती है डाया से, क्योंककि सुपर में आपका दुगनी डालने से, 2 कट्टे डालने से 38 से 40% आपको फास्फोरस मिलेगा। साथ ही आपको इसमें 18 से 20% एक कट्टे में कैल्शियम मिलता है और 10 से 12% आपको सल्फर मिलता है, जो कि डाया में उपलब्ध नहीं होता। डाया में फास्फोरस के अलावा आपको नाइट्रोजन मिलती है, और नाइट्रोजन हम यूरिया के माध्यम से वैसे ही बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों से ये भी अनुरोध है कि थोड़ा सुपर की तरफ ध्यान दें, जिससे आपकी ज़मीन में भुरभुराहट जो है वो बनी रहेगी। खासतौर पे मैंने देखा है जिन किसानों को आलू लगाना पड़ता है, लहसुन लगाना पड़ता है, अभी आप ढांचा भी लगाएंगे, तो सबको ये सिफारिश होती है कि आप उसमें जिप्सम डालें। जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर की ज़रूरत रहती है, वो आपको सुपर के माध्यम से मिलेगी। इससे आपकी भूमि जो है वो ज़्यादा उपजाऊ बनेगी और आपकी अगली फसल में बहुत आपको लाभ देगी। डॉक्टर साहब, जैसे खाद का जिक्र कर रहे हैं जी, खाद जैसे सुपर की बात करी, फास्फोरस की बात करी, नाइट्रोजन की बात करी, क्या ये सभी खादें हम हिस्सों में बांट के दें या एक साथ बुआई के समय डालें? जी, देखिए, ये जो आप नाइट्रोजन, जैसे मैंने अब यूरिया मैंने बताया 15 ही किलो है, ये आप बुआई के समय ही दे देंगे। और साथ में फास्फोरस हमेशा, चाहे डाया के माध्यम से चाहे सुपर के माध्यम से, उसको हमेशा पूरी मात्रा बुआई के समय में ही दी जाती है सभी फसलों में। सिर्फ एक यूरिया रहता है जिसको हम तोड़ के 2 से 3 हिस्सों में देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ये दलहनी फसलों में अभी आपको राइजोबियम कीट के साथ मैंने उपचार बताया, तो नाइट्रोजन बाकी का जो इसको पूरे फसल चक्र में चाहिए, वो अपने आप ये जो राइजोबियम कीट है वो पौधे को देता रहेगा जड़ों में। तो हमें बाद में यूरिया डालने की ज़रूरत है ही नहीं दलहनी फसलों की। ये भी अपने आप में खास बात होती है कि ये धरती से कम आपके खाद्य पदार्थ लेते हैं और धरती में वापस पोषण ये देते हैं। तो इसलिए हमें इसमें तोड़ के देने वाला और कोई खाद नहीं है। सिर्फ आपने इसको 15 किलो यूरिया, 100 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 15 ही किलो अगर आप इसमें पोटाश का डालते हैं तो आपकी फसल बहुत ही उम्दा निकल के आएगी। और हाँ जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे सभी हमने बीज को उपचार भी कर लिया, लेकिन खेत की तैयारी कैसे करें कि ताकि जो किसान भाई हैं अपनी फसल भरपूर मात्रा में ले सकें? जी, देखिए, खेत की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खेत में पलेवा ज़रूर करें। जी, पलेवा करने से जो अंदर उसमें नमी रहेगी, उसमें आपका जो जमाव है वो 100% रहता है। अगर आप सूखे में करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। और पलेवा के बाद जब आप बीज इसमें डालते हैं, जो बीज उपचार के बाद बीज है आप इसमें डालेंगे, तो आप कोशिश ये कीजिए, देखिए, लाइन सोइंग करना, लाइनों में कतारों में लगाना बहुत ही बेहतरीन रहता है। 25 से 30 सेंटीमीटर का अगर आप 2 रो के बीच में फासला रखते हैं, उससे आप इसमें खरपतवार का प्रबंध भी बहुत सटीक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दलहनी फसलों में किसी खरपतवार की सिफारिश नहीं है जी। तो आपको इसमें निराई गुड़ाई करनी है, और निराई गुड़ाई तभी हो पाएगी अगर आपका कतारों के बीच में फासला भरपूर रहेगा, और उससे पौधे को दूसरे पौधे के साथ एक भरपूर जगह मिलती है उगने के लिए। छिट्टा मारना एक बड़ी प्राचीन जी बिल्कुल, पहले तो जो है ना हाथ के साथ ऐसे बो देते थे छिट्टे के साथ, तो वो जितनी जाम की ठीक है, नहीं तो नहीं सही। लेकिन अगर आप चाहें तो आधुनिक तकनीक का जमाना है डॉक्टर साहब, तो उसमें जो है ना लाइन टू लाइन की दूरी भी सेम रहेगी अगर हम तकनीक से बोएंगे उसको। जी 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 जी। और इसमें जैसे मैं बता रही थी कि आपने खेत की तैयारी कर दी इसमें पलेवा करके, और उसके बाद जब इसमें वो कर दिया, अब इसमें खरपतवार नाशी, जैसे मैंने कहा कि कोई भी इसमें हमारे पास सिफारिश नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ इसमें किसान भाइयों को 2 बारी निराई गुड़ाई करानी है जी। देखिए, कोई भी खरपतवार होता है वो किसी फसल को जो एक समस्या देता है वो 30 से 35 दिन तक देता है। उसके बाद फसल अपने आप बड़ी हो जाती है और खरपतवार समस्या नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहला जो निराई गुड़ाई है वो 15 से 20 दिन पे कर दे, दूसरा 35 दिन पे निराई गुड़ाई कर दे जी। इन 2 परिस्थितियों पे निराई गुड़ाई करने से उनको आगे खरपतवार से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। ये भी मैं आपके माध्यम से किसानों को बताना चाहूँगी कि खरपतवार के लिए किसी दवाई का कोई इस्तेमाल इन फसलों में करने की आवश्यकता हमारे पास नहीं है। जी जी। डॉक्टर साहब, देखते हैं कि जैसे जो है ना थोड़ी जानकारी ये चाहेंगे कि जो किसान भाई हैं वो 1 किला मान लो मूंग की खेती करना चाहता है, तो उसके लिए कितने बीज की मात्रा ले? अगर वो कहते हैं ना भी कई बार अगेती बिजाई करनी या कोई पछेती बिजाई करता है, तो ये मात्रा एक सरी रहेगी या अलग अलग रहती है? ये मात्रा जी पूरे समय में, पूरे मार्च के महीने में एक ही रहेगी। बस फ़र्क रहता है कि अभी जो ग्रीष्मकालीन समय है इसमें बीज दर ज़्यादा रहता है 10 से 12 किलो, और जो हमारा मानसून सत्र आएगा आगे, खरीफ सीजन आएगा, उसमें 6 से 8 किलो रहता है। समय का जो हमारा सीज़न का फ़र्क है उसमें बीज दर में फ़र्क है।
पूरे मार्च के महीने में, चाहे वो मार्च की शुरुआत में ले रहा है या मार्च के आखिर में ले रहा है, बीज दर जो है वो 10 से 12 किलो ही रहेगा। इसमें बीज दर में फ़र्क नहीं आएगा इसमें। तो डॉक्टर आराधना जी, जैसे कि जो बुआई है जी, वो बुआई करते समय किसान भाई कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रखे ताकि वो बुआई सही और उचित समय पर कर सके? जैसे कि मैंने बताया कि खेत की तैयारी अगर उन्होंने जी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि MH421 किस्म की एक खास बात ये है कि ये बहुत सारी बीमारियों से अवरोधी है जी। लेकिन अगर कोई किसान भाई किसी कारण से MH421 का चयन ना करके किसी और किस्म का चयन कर रहे हैं तो उनको कई बीमारियों का या कीट का सामना करना पड़ सकता है। जी। आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगी कि इसमें जो मुख्य बीमारी रहती है वो एक पत्तों पे धब्बा रहते हैं जी, लीफ स्पॉट उनको कहते हैं, पत्तों पे धब्बे का रोग रहता है। अगर किसी किसान को ऐसी कोई समस्या का समाधान करना पड़ता है, MH421 तो उसके लिए अवरोधी है जी। अगर किसी और किस्म को ले रहे हैं और उनको इस समस्या का समस्या आती है तो उनके लिए ज़रूरी है कि इंडोफिल M45 एक दवाई आती है, इंडोफिल M45 जी, मैंकोजेब दवाई है इसमें। इससे वो 600 से 800 ग्राम मात्रा लेके 200 लीटर पानी में पत्तियों पे छिड़काव कर सकते हैं जी, और 2 से 3 हफ्ते के अंतराल में वो उसमें फ़र्क देखेंगे। 2 उनको स्प्रे करने पड़ेंगे। कई बार देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि एक बार स्प्रे किया और वो सोचते हैं कि शायद खत्म हो जाए। अगर दोबारा अपने खेत के अगर निगरानी करे कि क्या इसमें थोड़ा बहुत अगर रह भी गया तो वो 10-15 दिन के अंदर में दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा एक इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट जो आती है वो एक इसमें दूसरा एक फफूंद की समस्या निकल के आती है जी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई है वो भी 600 से 800 उसकी ग्राम की दर है, 200 लीटर पानी में उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं जी। एक जो सबसे बड़ी समस्या इसमें येलो मोज़ेक वायरस है, उसमें पत्ते पीले हो जाते हैं। पहले कुछ पत्ते पीले होंगे। डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले लें। हाँ जी ज़रूर। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? रमेश काम्बोज, गांव चमरोड़ी से। क्या नाम बताया सर? रमेश काम्बोज। अच्छा जी, चमरोड़ी से। हाँ जी, हाँ जी। पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? ये पूछ रहे जी, मक्का लाइनों में लगा रखा है जी, मशीन से बुआ रखा है जी। अच्छा। तो उसमें वो खरपतवार जाम गया जी, जिसको मेथा कहते हैं। हाँ, मेथा बोलते हैं। हाँ जी, तो इस खरपतवार का सफरा कर सकते हैं कौन सी सपना जी? तो ऐसे है, हमारा जो विषय है आज का वो है मूंग फसल के ऊपर, मूंग की खेती पर। अच्छा जी। हाँ, आज जिस दिन हम देखेंगे कि आपके लिए आपकी समस्या का समाधान कराएंगे, डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, मक्के के बारे में आपके जरूर समस्या का समाधान करेंगे। पर जो ना आज हमारा जो विषय है वो है मूंग की खेती के ऊपर। अगर आपने मूंग की कोई खेती की हुई है तो उससे बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे दवाइयों का। जी, जैसे आप जिक्र करते हैं MH में 421 में कौन सी अवरोधी दवाई है, कौन सी डालनी है? ये 2 किस्म है, ये अवरोधी है। लेकिन अगर कोई किसान भाई किसी दूसरी किस्म का चयन कर लेते हैं किसी भी कारण से जी, तो जैसे मैंने पहली बीमारी एक बताई थी लीफ स्पॉट, जो इसमें एक आती है धब्बा, पत्तों पे धब्बों का रोग जी, ये आता है। तो अगर किसी किसान भाई को ये समस्या आती है तो उसके लिए इंडोफिल M45 600 से 800 ग्राम की दर रहती है, 200 लीटर पानी में उसका छिड़काव कर सकते हैं। और रिपीट करने के लिए उनको देखना है कि अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत रह गया तो 10 से 15 दिन के अंतराल में वो फिर से दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं जी। दूसरा एक इसमें जो सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या जो निकल के आती है, अगर इसमें जड़ गलन मिलती है किसी किसान भाई को, तो जड़ गलन की समस्या का समाधान बीज उपचार में ही किया जा सकता है। उसमें बीज उपचार के लिए एक थायरम करके दवाई आती है, वो 4 ग्राम प्रति किलो जी, उसका बीज दर का वो है, वो उसमें बीज उपचार करना पड़ेगा। थायरम से 4 ग्राम प्रति किलो। देखिए, अगर कोई किसान बीज उपचार इससे कर रहा है, फफूंदनाशक से कर रहा है, अगर कोई मान लीजिए आप राइजोबियम का करे तो जी, वही मैं बता रही हूँ। पहले आप दवाई से करेंगे, लास्ट में आप राइजोबियम लगाएंगे। राइजोबियम के ऊपर दवाई नहीं लगाएंगे, वो कीट के ऊपर अगर आपने दूसरा कोई दवाई लगा दी तो वो उसका असर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। राइजोबियम लास्ट में करना है आपने, तो ये थायरम पहले आप कर देंगे। एक इसमें सबसे जो गंभीर इसमें आती है वो आती है येलो मोज़ेक वायरस, जिसको फैलाने का काम जो है वो सफ़ेद मक्खी करती है जी। इसकी समस्या इतनी गंभीर रहती है कि पहले पत्तियां कुछ थोड़ी सी पीली होंगी और उसके बाद पूरा खेत पीला हो जाएगा और पूरा का पूरा खेत खत्म हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए आपको सफ़ेद मक्खी को रोकना होगा, क्योंकि वो इसको फैलाती है। और सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए डाइमिथोएट रोगोर के नाम से आती है, डाइमिथोएट 30 EC दवाई है जो रोगोर के नाम से आती है। 250 ml दवाई है और 250 ml ही पानी, आपको 250 लीटर पानी लेना है जी। और आपने इसका छिड़काव
खेत में करना है तो किसानों को सफ़ेद मक्खी में रोकथाम मिलेगी, येलो मोज़ेक वायरस अपने आप रुक जाएगा। जी। और कौन सी बीमारी आ सकती है जो मूंग की खेती तो है? मुख्यतः यही आती हैं इसमें। इसके अलावा जो कीट आते हैं, एक तो इसमें बालों वाली सुंडी आती है, किसानों को जो इसमें समस्या निकल के आती है। एक हरा तेला आता है, एक इसमें पत्ता छेदक आती है, एक मैंने आपको बताया सफ़ेद मक्खी आती है। जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया कि आप सफ़ेद मक्खी को डाइमिथोएट 30EC रोगोर के नाम से आती है, इससे रोक सकते हैं। यही दवाई आप जो है वो हरे तेले पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं सुंडी की बात करूं तो जो सुंडी है उसके लिए आपको क्यूनिलफास दवाई है, क्यूनिलफास 25EC, उसकी जो डोज़ है वो 500 ml है। उसको भी आपने 250 ml पानी में लेना है और उसके बाद आपने 250 ml पानी में लेके बालों वाली सुंडी को रोकथाम करना है। देखिए जो बालों वाली सुंडी है या फिर हरा तेला है, ये दोनों जो चीज़ें हैं, पत्ता छेदक है, ये दोनों कांटेक्ट में अगर दवाई के आएंगी, मतलब दवाई के संपर्क में आएंगी, तब जाके उनका विनाश होगा। और जो मैं बात करूँ सफ़ेद मक्खी की, वो रस चूसने वाली है, तो रस चूसने वाली के लिए सिस्टमिक दवाई चाहिए होती है। उसके लिए आपकी रोगोर दवाई है जो डाइमिथोएट 30EC के नाम से है, वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे इस बीमारी से वो निजात पा सकते हैं। डॉक्टर आराधना बाली जी, और अन्य कोई जानकारी जो हमारे किसान भाई हैं मूंग की काश्त करना चाहते हैं, देना चाहोगे? मेरे ख्याल से इसमें हमने बता दिया आपको कि जो भी इसमें और उसके बाद जब आप इसमें फसल ले लेते हैं उसके बाद आप इसको खेत में ही बुआई कर दें। जो भी इसके पीछे फसल लेने के बाद जो टहनियाँ पत्तियाँ बच गई हैं वो आप खेत में ही मिला लें, वो एक हरी खाद के रूप में निकल के आती है, जिससे आप न केवल नाइट्रोजन अपने खेत में दे रहे हैं, साथ ही साथ आप इसमें जैविक कार्बन जो है वो अपने खेतों में मिला रहे हैं। और जैविक कार्बन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है फसल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए। डॉक्टर आराधना बाली जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मंच पे बुलाया ताकि मैं अपनी बात किसानों के बीच में रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी किसान भाइयों ने ली जानकारी मूंग की वैज्ञानिक खेती पे, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आराधना बाली जी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद और रिसाले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।